जय हिंद दोस्तों। बायो एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हमने शिक्षा के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, एजुकेशन फंक्शन, है ना। उसमें हमने क्या क्या देखा था कि शिक्षा को बहुत सारे लोग जैसे दार्शनिक, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। तो हमने दार्शनिक और समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ लिया था कि दार्शनिक में जो लोग थे जैसे चार्वाक थे, ठीक है, चार्वाक थे और चार्वाक थे, उसके साथ राजा मनु थे और वात्स्यायन जी। ये सभी क्या सोचते हैं शिक्षा के बारे में और उसके कार्य के बारे में, ये सभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और उसमें ये भी बताया था कि चार्वाक क्या सोचते हैं कि सेक्स ही जो है जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। राजा मनु क्या बताए थे कि काम, अर्थ और जो धन है ये सभी क्या है, शिक्षा के प्रमुख कार्य माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पिछली क्लास में ये सारे अध्ययन किया था। अब हमारा दो जो पॉइंट था कवर हो चुका था। पहला था दार्शनिक। यदि आपने पिछली क्लास में देखा होगा पिछली क्लास को तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग सारी क्लास देख सकते हैं। तो हमने दार्शनिक के बारे में पढ़ लिया था और दूसरा पढ़ लिया था समाजशास्त्री, ठीक है ना। समाज शास्त्रियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि इनका क्या कथन है, इनका क्या कहना है, ठीक है। अब आते हैं आज मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं और शिक्षा के कार्य के बारे में उनका क्या राय है, क्या कथन है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो यदि मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनोविज्ञान में सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं वो आते हैं स्किनर वैज्ञानिक, ठीक है। तो स्किनर क्या कहते हैं उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए पहला मनोवैज्ञानिक, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक। इसके पहले दो हमने पॉइंट अध्ययन कर लिया है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक में फर्स्ट वैज्ञानिक कौन से आते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो फर्स्ट हैं स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर जो है वैज्ञानिक हैं, वो उनका कहना है कि जो शिक्षा है ना वो अधिगम, शिक्षा से जो अधिगम होता है वो व्यवहार में उत्तरांतर अर्थात पॉजिटिव अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। तो जो स्किनर हैं वो क्या कहते हैं कि जो अधिगम है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरोत्तर को पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब उत्तरोत्तर, ठीक है। पॉजिटिव अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया होती है। तो जो स्किनर वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि जो अधिगम होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव अनुकूलन होता है, परिवर्तन होता है, वही चीज़ क्या कहलाती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है या शिक्षा कहलाती है, ठीक है। जो हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं या हमारे व्यवहार में, हमारे समाज में जो परिवर्तन आता है शिक्षा से, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, ठीक है ना। ये तो था स्किनर का कथन, ठीक है। अब इसमें मनोवैज्ञानिक में अगले वैज्ञानिक हैं गिलफोर्ड, ठीक है। हेडिंग पॉइंट डालिए गिलफोर्ड। अब ये गिलफोर्ड जी क्या कहते हैं शिक्षा के कार्य के बारे में कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए पति पत्नी हैं, अलग अलग खड़े हैं, ठीक है। यदि किसी वहाँ से उनकी लड़ाई होती है, यदि सामने वाला उसको एक थप्पड़ मारता है तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि दूसरा व्यक्ति भी जो जिसको आपने थप्पड़ मारा तो आपके व्यवहार से वो भी परिवर्तित होकर आपको भी रिटर्न वही थप्पड़ वो भी मार देता है। तो एक तरह से इसमें ये पता चला कि जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पास और दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पास खड़ा है। तो यदि आपने इसको थप्पड़ जड़ दिया तो इसने भी उसी व्यवहार में आके आपको भी यहाँ थप्पड़ मार दिया। तो इससे ये हुआ कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। व्यवहार आपने जैसा व्यवहार किया उसके फलस्वरूप सामने वाला भी आपको उसी तरह से व्यवहार परिवर्तन कर दिया या रिटर्न में दे दिया, ठीक है, सूद समेत।
तो उसी को क्या कहते हैं कि व्यवहार से, इनका क्या कहना है, गिलफोर्ड जी क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा आप व्यवहार करेंगे, सामने वाला भी उसी तरह से परिवर्तित होकर, उसी तरह से प्रभावित होकर अपने व्यवहार में भी परिवर्तन कर लेता है। अब यदि अच्छा व्यवहार है तो अच्छा व्यवहार में परिवर्तन होगा सामने वाले का, और यदि बुरा व्यवहार है तो बुरा परिवर्तन होगा। तो इसी तरह से इनका कहना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, क्या कह रहे हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, शिक्षा है। ये सभी क्या है, कथन है, ठीक है ना, एक दूसरे जितने भी वैज्ञानिक हैं ये सभी अपने अपने कथन व्यक्त किए हैं। ठीक है, अब अगले वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम यदि देखा जाए तो क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। क्रो एंड क्रो का नाम शायद आपने सुना होगा। ठीक है, क्रो एंड क्रो अगले वैज्ञानिक हैं इनमें। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, तो तीसरे नंबर में वैज्ञानिक आते हैं क्रो एंड क्रो। सारी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिए, क्रो एंड क्रो। इनका क्या कहना है शिक्षा के कार्य के बारे में, कि आदत, ज्ञान, आवृत्तियाँ, ये सभी का अर्जन ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाती है। ठीक है, आदत, इसको हम क्या बोलते हैं, आदत को हैबिट बोलते हैं ना। आदत, ज्ञान अर्थात नॉलेज, और अभिवृत्ति, तो क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि आदत जो है आपकी, हैबिट, ज्ञान जो नॉलेज है आपके अंदर, और अभिवृत्ति, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनका अर्जन अर्थात जो हम ये सभी चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, व्यवहार घर से सीखते हैं, या फिर स्कूल विद्यालय कहीं से भी सीखते हैं, तो ये सभी जो आदतें हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, यही क्या कहलाती हैं, शिक्षा हैं, शिक्षा कहलाती है। यदि आप अच्छे सीखेंगे तो आपका व्यवहार अच्छा होगा। ठीक है, अब वो कहाँ से डिपेंड करता है कि आपका साथ कैसा है, आपका जो रहन सहन कैसा है, वातावरण कैसा है, उस हिसाब से आपको शिक्षा प्राप्त होती है ना। तो क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि आपका आदत, ज्ञान, आवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। तो ये था शिक्षा का पहला भाग। अब हम लोग चलेंगे कि शिक्षा के कुछ संप्रदाय हैं, ठीक है, या स्कूल जिसको हम बोलेंगे, तो वो कैसे हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में किनका किनका क्या विचार है। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहले बात करें इसमें कि जो बाल विकास है, अभी हम बाल विकास के नाम से जानते हैं जिसको, वो प्रारंभ में उसको किस नाम से जाना जाता था, इसकी जननी कौन है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक है, तो ये देखें कि बाल विकास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सबसे पहले आता है दर्शन शास्त्र। ठीक है, क्या आता है, दर्शन शास्त्र आता है, सबसे पहले दर्शन शास्त्र आता है, उसके बाद आता है हमारा मनोविज्ञान, फिर उसके बाद आता है नंबर बाल विकास का। तो पहला क्रम क्या था, दर्शन शास्त्र। ठीक, उसके बाद आता है मनोविज्ञान, इसी को नाम दिया गया मनोविज्ञान के नाम से। फिर लास्ट में आता है, और जो वर्तमान स्थित है, वो है बाल विकास। तो इसकी जननी यदि देखें बाल विकास की, तो दर्शन शास्त्र ही होता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र सबसे शुरू में, दर्शन शास्त्र को ही हम बाल विकास के रूप में जानते थे, या जिसका नाम आज बाल विकास है, वो दर्शन शास्त्र से ही उत्पन्न हुआ है। तो दर्शन शास्त्र का यह जनक देखें तो उनके जनक किसको माना गया है, तो अरस्तु जी को माना गया है। तो लिख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कि दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, तो अरस्तु जी हैं। ठीक है, कौन है जनक, तो अरस्तु जी हैं, अरस्तु। और अरस्तु जी किस
देश के वैज्ञानिक थे? तो यूनान के थे। कहाँ के? तो यूनान के। अब मनोविज्ञान के जनक भी लिख लीजिए। तो विलियम वुल्ट और विलियम जेम्स दो वैज्ञानिक थे जो मनोविज्ञान के जनकर्ता माने जाते हैं। ठीक है। विलियम वुल्ट, ये विलियम वुल्ट कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और इनके बाद एक और वैज्ञानिक हैं, विलियम जेम्स। ये यूएसए के थे। ठीक है, अमेरिका के। अब बाल विकास के देखें तो बाल विकास के जन्मदाता कौन है? तो बाल विकास के जन्मदाता स्टैनली हॉल को माना जाता है। याद रखिएगा कौन है? स्टैनली हॉल। तो ये स्टैनली हॉल कहाँ के हैं? तो ये भी कहाँ के हैं? यूएसए के ही हैं। ठीक है, अमेरिका के ही हैं। तो सबसे पहले क्या आया? दर्शन शास्त्र, उसके बाद मनोविज्ञान, फिर नंबर आता है बाल विकास का। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्रम चला है। और दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? तो अरस्तु जी हैं दर्शन शास्त्र के जनक। यूनान से इनका संबंध है। विलियम वुल्ट और विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और जर्मनी के विलियम वुल्ट हैं और विलियम जेम्स जो हैं यूएसए अमेरिका के हैं। बाल विकास के स्टैनली हॉल और ये यूएसए के हैं। अब यदि मान लीजिए क्वेश्चन में इन दोनों को एक साथ दे दे तो इनमें से आप किसको छांटेंगे? ठीक है, किसको क्लिक करेंगे? यह सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो विलियम जेम्स जो हैं तो वो सबसे ज़्यादा इसमें प्रख्यात थे मनोविज्ञान में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा तो विलियम जेम्स की तरह हो जाएगा। ठीक है, इनकी तरफ चला जाएगा आंसर। अब यदि देखा जाए तो दर्शन शास्त्र सबसे पहले आया। ठीक है, उसके बाद मनोविज्ञान, उसके बाद बाल विकास, ऐसा क्रम रहा है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय के कुछ प्रमुख स्कूल हैं तो उनके बारे में क्या बोला गया है, कौन कौन से स्कूल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कि मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल या संप्रदाय। मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल। तो मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल कौन कौन से हैं ये हम आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यदि मनोविज्ञान के संप्रदाय के स्कूल के बारे में बात करें तो आता है संरचनावाद। पहले का आता है नंबर संरचनावाद का। आप लोग साथों साथ लिखते चलना है आप लोगों को भी। दूसरा नंबर आता है कार्यवाद। तीसरा नंबर आता है मनोविश्लेषणवाद। चौथे में आता है व्यवहारवाद। और पांचवें में आता है गेस्टाल्टवाद। छठा है मानवतावाद। और लास्ट है संज्ञानवाद। तो ये कुछ जो मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल हैं। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं जो हमारा दर्शन शास्त्र है और मनोविज्ञान है और बाल विकास, इन तीनों के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग डालना है आपको दर्शन शास्त्र और उसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो पहला क्या था? दर्शन शास्त्र।
यदि दर्शन शास्त्र की बात करें तो इसके जो शुरुआत में जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी शुरुआत किया या इनका एक तरह से सबसे ज़्यादा प्रख्याति मिली तो वो सुकरात जी हैं। ठीक है, क्या नाम है उनके? जन्मदाता का नाम यदि देखें दर्शन शास्त्र के तो सुकरात जी हैं। ठीक है, सबसे प्रारंभ में इन्होंने ही दर्शन शास्त्र की नींव रखी थी। तो सबसे पहले नाम आता है दर्शन शास्त्र में सुकरात जी का, उसके बाद आता है प्लेटो का, फिर आता है अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु जी का, जो कि अभी तक मतलब सुकरात जी ने शुरुआत में नींव रखी, फिर थोड़ा उसको बढ़ाने का कार्य प्लेटो जी ने किया, फिर अभी तक जो आधुनिक जो दर्शन शास्त्र है उसका कार्य किया, अभी तक का बढ़ाने का या फिर उसको विस्तार करने का अरस्तु जी ने कार्य किया है। इसलिए सबसे ज़्यादा अरस्तु जी का नाम यहाँ आप आधुनिक काल में लिया जाता है। ठीक है, तो यदि बात करें प्लेटो के गुरु कौन माने जाएंगे तो प्लेटो के गुरु अरस्तु जी हैं और सुकरात जी हैं, और अरस्तु के गुरु कौन माने जाएंगे तो प्लेटो माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ गुरु हो जाएंगे क्योंकि सबसे पहले सुकरात जी आए फिर प्लेटो आए, तो प्लेटो के गुरु सुकरात हो जाएंगे और फिर उसके बाद अरस्तु आते हैं तो अरस्तु के गुरु प्लेटो माने जाते हैं। ठीक है, अब बहुत बार पूछा जाता है कि अरस्तु किनके गुरु थे, तो अरस्तु जो गुरु थे वो सिकंदर के गुरु थे। किसके गुरु थे तो सिकंदर के, ध्यान दीजिएगा। ये किनके गुरु हैं तो सिकंदर के। और बता दें जो सिकंदर था वो एक राजा था, यूनान देश का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का था तो यूनान देश का रहने वाला था, और ये मकदुनिया का शासक था। मकदुनिया का शासक था। इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं यदि अरस्तु जी की बात करें तो अरस्तु जी को कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे पहला नाम है फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं अरस्तु जी, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। तो लिख लीजिए कि अरस्तु जी जो हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये अरस्तु जी के बारे में है। ठीक है, यदि अरस्तु जी की बात करें तो अरस्तु जी फादर ऑफ बायोलॉजी के अर्थात बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद यदि बात करें तो फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के भी जनक माने जाते हैं। तीसरा नंबर आता है फादर ऑफ फिलोसफी। फादर ऑफ जूलॉजी, बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ फिलोसफी, ये तीनों के जनक अरस्तु जी को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अरस्तु के बारे में समझ लिया होगा। अब आता है एक नाम आता है इनके बाद किसका, कालसेनिक का। कालसेनिक एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। उनका ये मानना था कि जो आत्मा का विज्ञान है वो प्लेटो ने ही प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके अलावा मतलब कालसेनिक के अलावा और किसी ने ऐसा बात नहीं बोला, कालसेनिक ने ही क्या बोले, लिख लीजिए। ये चीज़ भी पूछा जाता है कि कालसेनिक के द्वारा किसके द्वारा आत्मा का विज्ञान प्लेटो को बोला गया है, प्लेटो ने प्रस्तुत किया है, तो कालसेनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नोट डाल के आप लिख सकते हैं कालसेनिक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका क्या मानना है कि जो आत्मा का विज्ञान है, इनका मानना है कि जो आत्मा का विज्ञान है
वो प्लेटो ने ही प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। आत्मा का जो विज्ञान है, ठीक है, वो प्लेटो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। काल्सेनिक के अलावा और किसी वैज्ञानिक ने ऐसा बात नहीं बोला है, ठीक है, सिर्फ काल्सेनिक जी ही ऐसा मानते हैं। कितना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। पहला था दर्शन शास्त्र, उसके बाद आता है नंबर मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान को यदि देखें तो प्रारंभ में मनोविज्ञान को क्या बोला जाता था, आत्मा अर्थात अंतःकरण का विज्ञान माना गया, ठीक है। तो आप लोग साथों साथ लिखना है ये चीज़ें। जो मनोविज्ञान था प्रारंभ में इसको क्या बोला गया, में इसे आत्मा अर्थात जो हमारा हृदय है उसके अंतःकरण का विज्ञान बोला गया। आत्मा के अंतःकरण का विज्ञान माना गया, ठीक है। तो मनोविज्ञान को क्या माना गया, प्रारंभ में आत्मा के अंतःकरण का विज्ञान माना गया, ठीक है। लेकिन आत्मा पर प्रयोग करना, क्योंकि आत्मा तो हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते हैं, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना, उस पर प्रयोग करना एक तरह से असंभव था, संभव नहीं था। इसलिए इस मत को अस्वीकार कर दिया गया आगे चल के, ठीक है। क्योंकि लिखिए, क्योंकि आत्मा पर एक्सपेरिमेंट करना अर्थात प्रयोग करना आत्मा पर एक्सपेरिमेंट करना असंभव है, क्योंकि हम आत्मा को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो जब हम देख और छू नहीं सकते तो उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, इसलिए असंभव था। इसलिए इस मत को 16वीं शताब्दी के बाद अस्वीकार कर दिया गया। मतलब 16वीं शताब्दी के पहले ये सब लोगों का मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा के अंतःकरण का विज्ञान है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 16वीं शताब्दी के बाद वैज्ञानिक आते हैं, नए नए शोधकर्ता आते हैं, सोच वाले आते हैं, उन्होंने इस मत को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जो आत्मा के यदि हम विज्ञान मानेंगे तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना, आत्मा पर एक्सपेरिमेंट करना असंभव है, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी के बाद ये मत अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए इस मत को 16वीं शताब्दी के बाद अस्वीकार कर दिया गया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो मनोविज्ञान था वो 16वीं शताब्दी के पहले आत्मा का विज्ञान माना जाता था। जैसे ही 16वीं शताब्दी खत्म होती है वैसे कुछ नए लोग आते हैं, नए वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने जो पॉइंट रखा कि जो मनोविज्ञान है उस पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आत्मा पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसलिए 16वीं शताब्दी के बाद इस मत को अस्वीकार कर दिया जाता है। अबे इस मत को रखने वाले या इस मत को प्रोत्साहन देने वाले वैज्ञानिक यदि देखा जाए कि जैसे बोला जाता था 16वीं शताब्दी से पहले कि आत्मा का विज्ञान है, जो मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान है, तो इस तरह से कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो इस मत को प्रोत्साहन देने वाले वैज्ञानिक का नाम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट था, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, इस मत को प्रोत्साहन करने वाले या प्रोत्साहित करने वाले या मान्यता देने वाले
वैज्ञानिक कौन कौन थे से कौन कौन से थे? तो प्लूटो था, प्लेटो, अरस्तु, और एक वैज्ञानिक का नाम क्या था? डेकार्टे। ये तीन वैज्ञानिक ऐसे थे कि जो इस मत को प्रोत्साहित करते थे, इस मत को मान्यता देते थे। ठीक है, इनका ये मानना था। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, अतः मनोविज्ञान की जननी हम क्या बोल सकते हैं? दर्शन शास्त्र को मान सकते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का आत्मा का जो है आत्मा का विज्ञान माना गया, आत्मा का उसमें अध्ययन हुआ करता था। तो इसलिए हम शुरू में इसको भी क्या बोलते थे? दर्शन शास्त्र के जगह ही रखा गया। ठीक है, दर्शन शास्त्र को ही इसका जनक माना गया मनोविज्ञान का। इसलिए यहाँ से सिद्ध होता है मनोविज्ञान का जननी भी क्या है? दर्शन शास्त्र ही है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दर्शन शास्त्र के जनक तो आप सभी को पता है कौन थे? तो अरस्तु जी थे। ठीक है, दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? तो अरस्तु जी हैं। ठीक है, जनक अरस्तु जी हैं। इतना चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जैसे जैसे समय चलता गया, आगे बढ़ता गया, वैसे ही मनोविज्ञान का रूप भी समय के साथ साथ परिवर्तित होता गया। लोग जैसे जैसे आते गए, वैसे वैसे मनोविज्ञान को भी अलग अलग रूपों में जानते गए, अपने समझ और समझबूझ के अनुसार। ठीक है, यदि मनोविज्ञान की बात करें, जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे चलते गए, तो लोग इसके बारे में अलग अलग बातें बोलते गए। तो सबसे पहले इसको क्या बोला गया? कि आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, क्या बोला गया? सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान बोला गया, मतलब आत्मा है ये। फिर उसके बाद क्या बोला गया? मन है, मन का विज्ञान है। फिर चेतना का विज्ञान बोला गया, और फिर व्यवहार का विज्ञान बोला गया। और यही चीज़ अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है ना, वर्तमान में इसे क्या बोला जाता है? व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है, मनोविज्ञान को। ठीक है ना, साइकोलॉजी को। तो इस तरह से इसका क्रम चलता गया। जैसे जैसे व्यक्ति आगे आते गए, ठीक है, उनकी समझ बढ़ती गई, उसके अनुसार इसको अलग अलग रूपों में जाने जाना लगा। ठीक है, सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान बोला गया, फिर मन का, फिर उसके बाद चेतना बोलने लगे, फिर अभी इसको क्या बोला जाता है? व्यवहार। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान इसे बोला जाता है। अब आते हैं एक वैज्ञानिक गैरिट। गैरिट आते हैं, उनके अनुसार क्या कहा गया? ठीक है, आप लोग डालिए, पॉइंट डालिए। गैरिट, पॉइंट डालना है। गैरिट एक वैज्ञानिक आते हैं, एक प्राणी आते हैं, उनका नाम क्या था? गैरिट। ये गैरिट ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम व्युत्पत्ति की या सर्वप्रथम नींव रखी। ठीक है ना, तो गैरिट ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके मुंह से सबसे पहले मनोविज्ञान का नाम निकला था। तो आप लोग नोट करिए यहाँ, गैरिट नामक व्यक्ति ने साइकोलॉजी साइकोलॉजी शब्द की सर्वप्रथम क्या किया है? व्युत्पत्ति किया है। ठीक है ना,
तो सबसे पहले जो नींव रखने वाले साइकोलॉजी शब्द की नींव रखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो गैरेट नाम था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जो साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया। इनके अनुसार जो साइकोलॉजी शब्द है, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, मनोविज्ञान शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन कौन सा शब्द से मिलकर बना है, तो इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है वो साइकी, और दूसरा शब्द क्या बताया, लॉगस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी और लॉगस शब्द से साइकोलॉजी का निर्माण हुआ है, इनका ये कहना था। ठीक है, ये साइकोलॉजी कहाँ का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है ना, कहाँ का है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द माना जाता है, ग्रीक भाषा। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है ना, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या बोले कि जो गैरिट हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस, ये दोनों शब्दों से साइकोलॉजी का निर्माण हुआ है। अब यहाँ इन्होंने साइकी का मतलब क्या बताया, साइकी का मतलब यहाँ इन्होंने आत्मा बताया। क्या बताया, आत्मा। और लॉगस का मतलब बताया अध्ययन। साइकी का मतलब आत्मा और लॉगस का मतलब अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। इन्होंने साइकोलॉजी को क्या बताया कि आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, अतः इनके अनुसार क्या बोला गया कि जो साइकोलॉजी है, इनके अनुसार जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, आत्मा का अध्ययन है। ठीक है ना, आत्मा का। तो सबसे पहले गैरिट ही जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का निर्माण किया, और उन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस, जिसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही ये शब्द रखा था, इन्होंने ही मनोविज्ञान की नींव रखी थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 16वीं शताब्दी के बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, उनके बाद गैरिट के बाद, उन्होंने मनोविज्ञान को क्या बोला उसके बारे में हम देखते हैं। अगले वैज्ञानिक थे, अब गैरिट के बाद आता है नंबर पंपोलॉजी। इनके बाद, गैरिट के बाद पंपोलॉजी आते हैं, एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक। ये आते हैं इटली के, है ना, ये कहाँ के हैं, इटली के, इनका संबंध इटली से है, और ये 17 शताब्दी के वैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है ना, 16वीं शताब्दी तक तो मनोविज्ञान को क्या माना गया, ठीक है, आत्मा का विज्ञान माना जाता था। उसके बाद आते हैं पंपोलॉजी। उनको, उनके अनुसार जो मनोविज्ञान था, साइकोलॉजी था, यह इसके, इनके अनुसार थोड़ा इसका परिभाषा चेंज हो जाती है। तो यहाँ आप लिखिए, इनके अनुसार जो साइकोलॉजी है, अर्थात जो मनोविज्ञान है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ये भी बोलते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अब इन्होंने वो दो शब्द कौन कौन से बताए हैं, देखिए, इन्होंने बताया जो साइकोलॉजी है, तो इन्होंने भी वही शब्द बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो साइकी, पहला क्या है, साइकी, सॉरी यहाँ थोड़ा इसको, पहला शब्द क्या बताया, साइकी, और दूसरा क्या बताया, लॉगस। ठीक है ना,
इन्होंने जो पंपोलॉजी थे वो भी क्या बताया कि जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लागस। लेकिन इन्होंने साइकी का मतलब कुछ अलग बताया। क्या बताया, देखिए इन्होंने साइकी का मतलब बताया मन। क्या बताया, साइकी का मतलब मन बताया, और लॉगस का मतलब तो वही है अध्ययन। ठीक है, तो मन का अध्ययन जो है इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है वो मन का अध्ययन है। ठीक है, अतः जो साइकोलॉजी है, इनके अनुसार जो साइकोलॉजी है वो मन का अध्ययन है। ठीक है ना, वो मन का ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। पंपोलॉजी आते सबसे पहले क्या है, गैरिट जी, उन्होंने क्या बताया कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन है। ये बात 16वीं शताब्दी तक चलती रही। उसके बाद आते हैं 17वीं शताब्दी में पंपोलॉजी। पंपोलॉजी आते हैं, उन्होंने क्या बताया कि जो साइकोलॉजी है दो शब्दों से तो मिलकर बना है, साइकी प्लस लागस, लेकिन साइकी का मतलब यहाँ मन को इन्होंने बताया। ठीक है, तो मन का अध्ययन अर्थात मन का अध्ययन इन्होंने साइकोलॉजी का मतलब बताया। इस तरह से इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बारे में आगे क्या कहते हैं, क्या राय है, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने उम्मीद कर सकते हैं कि नोट्स बनाए होंगे सारा कुछ, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं क्लास का जो भी पीडीएफ है। और उसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जैसी सुविधा होगी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा सा चलते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, आज की क्लास को पूरा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि शिक्षा के कार्य जो हैं इसके बारे में कौन कौन से लोगों ने अपनी राय रखी थी। तो दार्शनिक और समाजशास्त्री के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। इसमें हमने मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके बारे में अध्ययन किया कि जो शिक्षा के कार्य हैं, शिक्षा के जो एजुकेशन के फंक्शन हैं वो मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं, उसके बारे में उनकी क्या राय है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जो हैं वो शिक्षा के कार्य के बारे में क्या बोले हैं। पहले उनका नंबर आता है स्किनर जी का, मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या बताया कि जो अधिगम है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अर्थात पॉजिटिव अनुकूलन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जो शिक्षा है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर पॉजिटिव अनुकूलन की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। उसके बाद गिलफोर्ड जी आते हैं, उन्होंने बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ठीक है ना, जैसा है हम व्यवहार करेंगे सामने वाले के साथ, उस व्यवहार के कारण जो उसके अंदर परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोले हैं, इन्होंने गिलफोर्ड जी ने शिक्षा बोला है। ठीक है, अगला नंबर आता है क्रोक एंड क्रो का। उन्होंने क्या बताया, आदत, हैबिट, ज्ञान, नॉलेज, अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मनोविज्ञान के संप्रदाय अर्थात कुछ जो स्कूल हैं या संप्रदाय हैं, तो वो क्या कौन कौन से थे उसके बारे में हमने आगे अध्ययन किया। सबसे पहले हमने देखा कि जो मनोविज्ञान है उसको सबसे पहले क्या बोला जाता था, तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र का नाम आता है मनोविज्ञान के रूप में। उसके बाद आता है मनोविज्ञान, फिर लास्ट में बाल विकास आता है जिसको हम आज के डेट में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पुराना अर्थात जननी देखा जाए तो दर्शन शास्त्र को माना गया, जिसके जनक कौन थे, अरस्तु जी थे, यूनान के रहने वाले थे। और मनोविज्ञान का जनक किसको बोला गया, विलियम वोल्ट, और ये जर्मनी के थे, विलियम जेम्स यूएसए। ये दोनों वैज्ञानिक को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सबसे ज़्यादा मान्यता जो है विलियम जेम्स को दी जाती है इसके बारे में। बाल विकास के जनक स्टैनली हॉल जो यूएसए से संबंध रखते हैं। अगला था कि मनोविज्ञान के प्रमुख जो स्कूल हैं वो कौन कौन से थे। तो मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल जो हैं संरचनावाद था, दूसरा कार्यवाद, तीसरा मनोविश्लेषणवाद, चौथा व्यवहारवाद, पांचवा था गेस्टाल्टवाद, और छठवां मानवतावाद, और सातवां संज्ञानवाद इसको रखा गया है। मनोविज्ञान के कुछ जो संप्रदाय थे, स्कूल थे। ठीक है, यदि पहली बात करें दर्शन शास्त्र के बारे में जो सबकी जननी मानी जाती है, मदर मानी जाती है, तो सबसे पहला नाम आता है सुकरात जी, जो सबसे ज़्यादा प्रख्यात थे दर्शन शास्त्र के अध्ययन के बारे में। उसके बाद नंबर आता है प्लेटो जी का, फिर तीसरे नंबर में आते हैं अरस्तु जी, जिन्होंने पूरा इसके जो दर्शन शास्त्र था इसको अभी तक पूरा विख्यात करने में प्रसिद्ध थे। इसको आगे तक ले जाने में इन्हीं का सबसे ज़्यादा हाथ माना जाता है, अरस्तु जी का। इसीलिए आज की दुनिया में देखें तो अरस्तु जी को ही दर्शन शास्त्र का जनक बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सुकरात जी ने नींव रखी थी, उसके बाद प्लेटो जी आए, उसके बाद अरस्तु जी जो है अपना वक्तव्य रखे थे।
तो यदि प्लेटो जी का गुरु की बात करें तो सुकरात जी हैं, और अरस्तु के गुरु की बात करें तो प्लेटो जी हैं। और अरस्तु किसके गुरु थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु जी को माना गया। और ये सिकंदर जो था एक राजा था, यूनान का रहने वाला था, और ये मग शासक का राजा था। अब अरस्तु जी के बारे में बहुत चीज़ें हैं। अरस्तु जी को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है, और फादर ऑफ फिलोसफी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, फिर नाम आता है कालसैनिक। एक कालसैनिक ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका क्या मानना था कि जो आत्मा का विज्ञान है वो प्लेटो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सिर्फ एक ऐसे ही वैज्ञानिक, एक सिंगल वैज्ञानिक हैं जिनका ये मानना था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी होगी। ठीक है, अब आता है मनोविज्ञान। यदि मनोविज्ञान के अध्ययन के बारे में बात करें तो प्रारंभ में इसको क्या बोला गया? आत्मा के अंतःकरण का विज्ञान माना गया, क्योंकि आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा के बारे में जानना असंभव है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना असंभव है, क्योंकि हम आत्मा को टच नहीं कर सकते, जब छू नहीं सकते और उसको देख नहीं सकते तो उसके बारे में एक्सपेरिमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस मत को 16वीं शताब्दी के बाद रद्द कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक ये मत चलता रहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है, उसके बाद ये मत खत्म हो गया। ठीक है, इस मत को अर्थात कौन से मत को? कि जो मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान है, इस मत को जो है प्रोत्साहन देने वाले या मान्यता देने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो प्लेटो था, अरस्तु जी थे और डेकार्ट जी थे। ये तीनों वैज्ञानिक ऐसे थे जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोलते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ सिद्ध किया गया कि जो मनोविज्ञान की जननी है वो दर्शन शास्त्र ही है। ठीक है, दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, और दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु जी हैं, जो आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो मनोविज्ञान को हम किस किस रूप में जानते हैं? अलग अलग, जैसे जैसे टाइम बीतता गया मनोविज्ञान का नाम भी बदलता गया लोगों के बीच। सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान बोला गया, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और चौथे नंबर पे जो आधुनिक काल में इसे व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, अब आगे चलें तो गैरिट एक व्यक्ति आते हैं जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मनोविज्ञान का नींव रखा, मनोविज्ञान नाम का नींव रखा, जो ठीक है जो साइकोलॉजी है, तो उसका सर्वप्रथम उत्पत्ति गैरिट के द्वारा ही किया गया। इनके अनुसार जो बोला गया कि जो साइकोलॉजी है दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस। ठीक है, जहाँ इन्होंने साइकी का मतलब आत्मा को बताया और लॉगस का मतलब अध्ययन करना हुआ, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी इनके अनुसार बताया गया है। फिर उसके बाद आते हैं एक और वैज्ञानिक पेम्पोलॉजी, जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। ये आते हैं 17वीं शताब्दी में। इन्होंने क्या बताया? साइकोलॉजी को इन्होंने दो शब्दों के रूप में ही बांटा, जैसे इसके पहले वाले वैज्ञानिक ने बांटा था। साइकी और लागस दो शब्दों से मिलकर बना है, और उसका मतलब यहाँ बताया गया मन का अध्ययन। ठीक है, वहाँ आत्मा का अध्ययन बताया गया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में पेम्पोलॉजी जी आते हैं, वहाँ इन्होंने साइकी का मतलब मन बताया, अर्थात मन का अध्ययन इस क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हमने इतना जानकारी लिया, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और जुड़े रहिएगा अगले क्लास के लिए। आपका इसमें ज़रूरी रहना, जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम कड़ी बाई कड़ी यदि जुड़े रहते हैं तो हमारे समझ में हर चीज़ आता है। ठीक है, और यदि पिछली क्लास को आपने नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा इस वीडियो के, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।